100 दिन योगी सरकार के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नवाबों के शहर से हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 100 दिनों में उत्तर प्रदेश क्या बन पाया है। उत्तर प्रदेश, यहां के लोगों के अच्छे दिन आए क्या? योगी सरकार खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है? जिस तरह की उम्मीदों के साथ एक बड़ा मैंडेट योगी सरकार को मिला, उसके बाद उस लकीर को पार पाने में क्या सरकार कामयाब रही? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की अब हम करेंगे कोशिश। और इस वक्त सभागार में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। मंच पर मैं आपको आमंत्रित करती हूं सर। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। और आपको बता दें, बस कुछ ही देर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी से 100 दिनों का हिसाब किताब जान लेते हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं सवाल जवाबों का सिलसिला आपसे शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं 2 मिनट का समय दूं, आप जाएं और अपनी बात रखें। आज एबीपी न्यूज के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 100 दिन इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह बताते हुए मैं गौरव की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 100 दिन में जितना किया गया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का जहां एबीपी के मंच से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, वहीं इस विश्वास से भी भरा हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा, विकास के पथ पर आगे जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश बनेगा, गरीबी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ने वाला प्रदेश बनेगा, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त विकासवाद की ओर आगे बढ़ने वाला प्रदेश बनेगा। और आज जिस प्रकार से इतने कम समय में और इतनी अधिक उपलब्धियों के साथ 100 दिन किसी सरकार के लिए कोई उपलब्धियों का ब्यौरा देने वाला नहीं होता है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन में हमने क्या किया है ये जनता के सामने रखने का काम किया है। 4-5 पक्ष हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, छोटी खेती वाले, बड़ी संख्या में यूपी के अंदर किसान रहते हैं, चाहे उन किसानों की कर्ज माफी जिससे पर 36,000 करोड़ का खर्च आ रहा है और 86 लाख किसान उसका लाभ पा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा युक्त सड़कों से गड्ढा मुक्ति की ओर चला अभियान, जिसमें प्रदेश में 82,000 किलोमीटर सड़कों को जो पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई थीं उनको बनाने का काम किया गया हो, चाहे बिजली के लिए शहर हो चाहे गांव हो, सब परेशान रहते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी है, अब कोई 4 और 6 वीआईपी जिले नहीं है प्रदेश के अंदर, हर जिला 75 के 75 जिले हमारे लिए वीआईपी जिले हैं और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली देने का काम यह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का ऐसा आतंक था कि जहां देखो सरकारी जमीन हो, किसी उद्योगपति की जमीन हो, किसी व्यापारी की जमीन हो, किसी किसान की जमीन हो, उसे कब्जा कर लेना और वह शिकायत करने जाए तो शिकायत करने वाले के खिलाफ ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाना, यह एक आम बात हो गई थी। बड़े बड़े अपराध हो जाए, शिकायत करने के लिए अगर पीड़ित व्यक्ति जाए तो पीड़ित के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। भूमाफियाओं के खिलाफ
उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन और कोई भी पीड़ित आज थाने के अंदर जाता उसकी बात को सुनना यह आवश्यक है, ऐसा सरकार का निर्णय। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब की भी सुनवाई हो रही है और अमीर की भी सुनवाई हो रही है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने तेजी से काम प्रारंभ किया है और आने वाले समय में 100 दिन आप भी समझ सकते हैं ऐसे नहीं होते जिसका हिसाब दिया जा सके। लेकिन आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार 100 दिन का हिसाब भी उत्तर प्रदेश की जनता जिसने 325 सीटें जीता करके हमको उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंपी है। हम जनता को भरोसा भी यह दिलाना चाहते हैं, न्याय करेंगे, विकास करेंगे, अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को भी मैं कहना इस एबीपी के मंच से कहना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे, जनहित की उपेक्षा भी नहीं होने देंगे। दोनों के बीच में तालमेल बना करके हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इस संकल्प के साथ हम सब काम कर रहे हैं। इतना मैं आज मंच से कह रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। दिनेश शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, हमारे कार्यक्रम में है। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और बहुत सही मौके से आए हैं आप। मैं आपको भी 2 मिनट का वक्त देना चाहूंगा अगर आप पोडियम पर आकर कुछ कहना चाहेंगे। वैसे आप कम बोलते हैं, सब जानते हैं। एबीपी न्यूज़ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश में विगत 100 दिनों में पिछली सरकारों के द्वारा किए गए 15 वर्षों के कार्यों के अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो हमने विभिन्न पहलुओं पर एक समग्र दृष्टि रखते हुए जनता के उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो या व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का एक समुचित विकास हो सके, प्रत्येक दृष्टि से हमने इस पर ध्यान दिया है। सड़कों का निर्माण हो, 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे शहरों में और गांवों में, तहसीलों में बिजली उपभोक्ताओं को मिले, हमारी सरकार का प्रयत्न रहा है। शिक्षा की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हो, स्थानांतरण नीति पारदर्शी बने, निजी क्षेत्रों के स्कूलों पर कुछ ऐसा नियंत्रण हो जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इन विभिन्न पहलुओं पर हमारी सरकार ने चिंतन मनन किया है। हमने कानून की दृष्टि से पहले जो बड़े अपराध होते थे, बड़ी बड़ी हत्याओं तक के मुकदमे लिखे नहीं जाते थे, छोटी सी घटना हो, उन घटनाओं का विवरण भी आज थानों में दर्ज हो, इसकी व्यवस्था करी है। पिछली सरकारों के तमाम ऐसे केस थे जो दर्ज नहीं हुए, उनको भी हमने दर्ज कराने का काम किया। हमारी सरकार कृत संकल्प है कानून का राज्य स्थापित करने में। एंटी रोमियो दल का गठन हमने किया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन हमने किया। पोर्टल पे अब ये संभव नहीं है, पोर्टल पे हमने ये व्यवस्था करी है कि आम किसान की जमीन का लेखा जोखा, आम नागरिकों की जमीन का लेखा जोखा उस पर हो। कचहरी में किसी की जमीन किसी को बेच दिया जाए, नामांतरण की कोई प्रक्रिया ना हो। ये व्यवस्था जो पुरानी चली आ रही थी उसको हमने परिवर्तन किया है। किसानों को 86 लाख किसानों को पहली बार किसी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से दिया है, मैं समझता हूं भारत के इतिहास में जो सीमांत और लघु किसान थे, एक साथ 1 लाख रुपए तक के ऋणों की मुक्ति का जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, बहुत समय तक इसको याद रखा जाएगा। प्रदेश में एक स्वस्थ वातावरण हो, आधुनिकता के परिवेश में हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा द्रुतगामी गति से आगे बढ़ सके, शायद यही सपना, यही संकल्प और यही अभियान हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का है। और मैं कहता हूं कि मुस्कान जी, आप का चैनल जिस तेजी से आगे बढ़ता है उसी गतिमान गति से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। यही हमारे 100 दिन का विश्वास है। केशव जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि 27 तारीख को हमने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और लगातार हम ये सुन रहे हैं आप लोगों से, आपके मंत्रियों से, आपके प्रवक्ताओं से कि 100 दिन में क्या क्या हुआ, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आप सिर्फ बोलते हैं, काम कब करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पूछा है कि आप काम कब करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत हताशा में हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सफलता देख करके अखिलेश जी जैसे
इस उत्तर प्रदेश के विकास विरोधी मुख्यमंत्री के रूप में जिनका कार्यकाल रहा है, उनका बेचैन होना स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो थोड़ा अपने आंखों की जांच करा लें और चश्मा थोड़ा बदल डालें तो उनको काम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वैसे 27 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हम अक्सर देखते थे कि जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते थे तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी या फिर शर्मा जी जो हैं वो ब्रीफिंग करते थे, सवाल जवाब लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री ने जब सवाल नहीं लिए तो मैं क्या जवाब दूं। दिनेश जी ने हालांकि अपने मंत्रालय के बारे में थोड़ी बहुत कामकाज की मंत्रालय के बारे में बताया था और सभी मंत्रालयों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपने पत्रकारों के जवाब सवाल नहीं लिए? ऐसा सवाल तो आप आज भी कर रहे हैं, जवाब हम लोग आज भी दे रहे हैं। आदरणीय योगी जी भी आए थे, आप उनसे भी सवाल किए होंगे, उन्होंने जवाब दिए होंगे। लेकिन इतना मटेरियल आपको 100 दिन की सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था, मुझे लगा कि आप उस मटेरियल का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके उसको जनता को बताएंगे। अभी आपको लगा कि कुछ ऐसा लगता है कि जितने सवाल कुछ उस दिन बच गए थे जो आदरणीय योगी जी से कर लिए हों, बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद भी कुछ बचे हों तो हम दोनों भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप बताइए, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अभी अपने संभाषण में कहा कि 100 दिन का वक्त इतना नहीं होता कि अपने कामकाज गिनाए जाए, तो फिर आपने क्यों चुना कि आप 100 दिन के कामकाज अपने जनता के बीच? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100 दिन ऐसे बीते हैं कोई भी सरकार के लिए 100 दिन ऐसे नहीं होते जिसमें काम गिनाए जाएं। लेकिन हमारी सरकार के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन ऐसे हैं जो मतलब इतने काम गिनाने के लिए, इतने परिणाम देने के लिए, इतना मैंने आपको विवरण भी दिया, अभी हमारे आदरणीय दिनेश जी ने भी आपको विवरण दिया कि किस प्रकार से कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफी, किस प्रकार से जितना अखिलेश जी ने 5 साल में गेहूं खरीद किसानों से नहीं की, हमने 100 दिन के अंदर वह खरीद करने का काम किया। किस प्रकार से 14 वर्षों तक बुआ और भतीजे मिलकर के उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढे के रूप में तब्दील करते रहे और हमने 75 दिन के अंदर उसमें से 82,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। किस प्रकार से किसानों की खेती सूखती रहती थी, बिजली के लिए लोग तड़पते रहते थे, बिजली उपलब्ध नहीं रहती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों को 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे, शहरों को 24 घंटे, ट्रांसफार्मर जल जाए 3-3 महीने बदला नहीं जाता था। आज पहली बार है कि 24 घंटे और 48 घंटे में अगर ट्रांसफार्मर जला, 1912 यह एक टोल फ्री नंबर है, उस पर सूचना गई, विभाग स्वयं आता है, जला ट्रांसफार्मर उतारता है और नया ट्रांसफार्मर स्थापित करता है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से हमने अरबों की जमीनें भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। किसी भूमाफिया की हमारी सरकार में कोई मदद नहीं। उपलब्धियां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हो, चाहे एंटी रोमियो दल हो, और चाहे अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई करने का मामला हो, हमारी सरकार ने ये 100 दिन ऐसे बीते जो परिणाम देने के लिए नहीं होते, लेकिन हमारी सरकार ने परिणाम दिया। हमारे योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने बेहिसाब काम किया, इतना काम किया है जिससे विपक्ष को यह लग रहा है कि अब आने वाला कम से कम 25 साल उत्तर प्रदेश में उनके वापसी की कोई संभावना नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, ये घोषणा करने का आइडिया किसका था? देखिए, 15 जून तक एक लक्ष्य रखा गया विभाग के सामने, और विभाग के अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो केवल सड़क बनाने का काम करते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी केवल सड़क बनाने का काम करता है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनके काम अलग अलग है, लेकिन राज्य के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उन्हें सड़क बनाने का भी काम उपलब्ध कराया गया था। तो जिन विभागों के पास पूरा ढांचा इस प्रकार का नहीं है जो सड़कें ही केवल बनाते हों, उनकी सड़कें थोड़ी कम बन पाई हैं, लेकिन प्रयास सबने किया और 82,000 किलोमीटर सड़कें उत्तर प्रदेश की हमने गड्ढा मुक्त करके देने का काम किया कि आपको कोई खबर जुटाने के लिए जाना हो तो बीच में कोई गड्ढा ना मिले। लेकिन इसके लिए आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहिए और मैं बधाई देना चाहता हूं। और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि देश के किसी राज्य में अर्जित नहीं की। लेकिन आपने कहा था 15 जून तक सभी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, 63% काम हुआ है। अगर आप कहते कि 15 जून तक 50% सड़कों के हम गड्ढे भर देंगे तो आपको नहीं लगता ज्यादा शाबाशी मिलती आपको 63% गड्ढे भर देने? आप चूंकि उसका दूसरा पक्ष, आधा गिलास खाली है ये देख रहे हैं, आधा भरा हुआ वो नहीं देख रहे हैं। अगर आधा भरा हुआ ये देखें तो पूरा भर देंगे। नहीं, हम पूरा भरने के लक्ष्य को लेकर वो बंद नहीं हुआ है, उससे भरने का काम समाप्त नहीं होगा। जो काम चालू हुआ है वह तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक गड्ढा पाट नहीं देंगे, तब तक चलता रहेगा जहां सड़क नहीं वहां सड़क नहीं उपलब्ध करा देंगे, तब तक चलता रहेगा जहां पर किसी बड़ी नदी में ब्रिज नहीं है, कहीं पर आरओबी नहीं है,
कहीं गांव के लिए संपर्क मार्ग नहीं है, किसी तहसील के लिए पहुंच का रास्ता नहीं है, किसी ब्लॉक मुख्यालय पे जाने की व्यवस्था नहीं है। हमारा यह अभियान अब शुरू हो गया और 100 दिन के अंदर 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि भारत सरकार से हम सड़कों के लिए लेकर के आ रहे हैं। यह एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां, ये काम 3 साल पहले हो जाता अगर ये करना चाहते। मैं सांसद के नाते अभी आपको बता रहा था, कम से कम मैंने 100 बार लखनऊ के दरवाजे को खटखटाया था अखिलेश जी की सरकार में, और मेरा एक पत्र दिल्ली इसलिए नहीं भेजा जाता था, मेरा ही नहीं, मेरे 73 सांसदों में से जो सरकार में मंत्री थे उनको छोड़ दीजिए, बाकी सांसद की तड़प रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, और उस विकास के लिए पैसा भी भारत सरकार देने को तैयार थी। वह राज्य की जनता का अधिकार है, उसका हिस्सा है, लेकिन वो पत्र आगे बढ़ते नहीं थे। परिणाम यह होता था कि उत्तर प्रदेश विकास में पीछे छूट गया, और वो केवल विश्व रिकॉर्ड बनाने में अगर किसी क्षेत्र में कामयाबी हासिल की श्री अखिलेश यादव जी, तो फर्जी शिलान्यास करने में। जो सड़कें 50 करोड़ में बन सकती हैं, 100 करोड़ में बन सकती, 1 लाख रुपए आवंटित करके उसके पत्थर लगा दिए गए। आज जनता सवाल कर रही है कि ये सड़क का शिलान्यास हो गया, पैसा आपने दिया नहीं, शिलान्यास कर दिया, जनता को गुमराह कर रहे थे। इससे जनता को जब आपका असली चेहरा पता चल गया तो उसने सजा दे दिया, हमें 325 सीटें दे दिया, आज उनको 47 पर पहुंचाने का काम किया। केशव जी, मेरा सवाल आपसे है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको कानून व्यवस्था बहुत बुरी हालत में मिली थी, उसको सुधारने में वक्त लगेगा। फिर भी आप कहते हैं कि 100 दिनों में जितना अचीवमेंट आपने किया है, इतना किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। लेकिन दिखाने वाले जब आईना दिखाते हैं तो उसमें सहारनपुर नजर आता है, उसमें आगरा नजर आता है, उसमें मथुरा नजर आता है, उसमें संभल नजर आता है, उसमें पुलिस वाले पिटते हुए दिखाई देते हैं। ये कैसा सुधार है कानून व्यवस्था का? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार इतना अधिक है कि मैं केवल डिप्टी सीएम के नाते नहीं बता रहा हूं। एक मैं प्रयाग का, इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मैं अलग अलग तरीके से लोगों से पूछता हूं। जब उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भय और आतंक का माहौल इस कदर रहता था कि किसी चौराहे पे 10 बंदूकधारी आकर के बैठ जाते थे, किसी की जमीन पे जाकर के कब्जा कर लेने का काम करते थे। किसी महिला के साथ अपराध हो जाए तो महिला के साथ अपराध होने पर भी थाने के अंदर अगर वह कि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ मुकदमा तक नहीं लिखा जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हालात बदले हुए, कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं होना बंद हो गई हैं, लेकिन घटनाएं होने के बाद जो अपराध करने वाला, उस अपराधी को जहां पर भी वो छिपा होता खोज निकालना और उसे दंडित करना, यह निरंतर और बहुत निष्पक्ष तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और कहीं पर भी ऐसी घटना घटेगी, हम गलत तरीके से लोगों को केवल फंसा देना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते। अपराध कोई करेगा, दंड उसको देने के लिए जो कानून के अंदर प्राविधान है उसके हिसाब से उसको दंड मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में आप देखते जाइए, यह उत्तर प्रदेश होगा, और यह जो अपराधी अभी भी जो उछल कूद कर रहे हैं, आने वाले समय में या तो उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधी को अपराध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होने जा रही है। मायावती जी सहारनपुर गई, मैंने सुना था योगी जी नाराज हुए कानून व्यवस्था को लेकर के कि माहौल बिगड़ सकता था, जब ये आदेश थे किसी को नहीं जाने देना है तो क्यों जाने दिया गया। मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं राजकिशोर जी, उन्हीं का एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। सवाल यह है कि नौकरशाही और सरकारी कर्मचारियों का वो तबका जो पिछली सरकार में प्रभावशाली था, वो योगी सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसे नई सरकार से कुछ भय महसूस होता है। अगर ये सब लोग सरकार से असहयोग करने लगेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? इस विश्वास के संकट को खत्म आप कैसे करेंगे? देखिए, सरकार के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं वो सिस्टम का हिस्सा हैं, और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, सरकार जो उनके लिए काम सौंपेगी वो उसे उन्हें करना पड़ेगा। और जो असहयोग करेगा, मैं यह कह सकता हूं कि वह किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे निश्चित तौर से वो काम करने लायक नहीं, इस लायक बैठेगा। लेकिन मैं दूसरा विषय यह जो अभी आपने सहारनपुर की चर्चा की, बहन मायावती जी 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो गई। इनको 2017 के चुनाव में सरकार बनाने का एक ऐसा स्वप्न लेकर के वह भतीजे के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ रही थी, वह आपसे छिपा नहीं है। हताश और निराश होकर के
अब अगर कोई जाति हिंसा को बढ़ावा देने की दिशा में कोई इस प्रकार का कार्य करेगा, तो देखिए सरकार तो कानून के हिसाब से जो करना है उस पर कार्रवाई करेगी। हम उत्तर प्रदेश के अंदर न जाति हिंसा बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सांप्रदायिक हिंसा बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना किसी अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त कर सकते हैं। जी, लेकिन फिर भी विपक्ष का, खासकर मायावती जी ये आरोप लगाती हैं कि आप दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्य पिछड़ों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, यहां तक कि ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार कर रही है ये पार्टी। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है वो? देखिए, बहन मायावती जी को तो मैं कहा करता हूं दलितों और पिछड़ों की विरोधी। अब उत्तर प्रदेश को पहली बार यह सौभाग्य मिला है कि भारत के प्रथम नागरिक के पद पर आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का चुना जाना लगभग तय है। वो औपचारिकताएं हैं, वो पूरी हो रही, वो प्रक्रिया पूरी होगी। और उन्होंने मौका देखा कि अब कैसे बचा जाए, तो उत्तर प्रदेश के लाल को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, जहां जिस राज्य से अधिकतम बार हम लोगों ने भी देखा है, जिस राज्य से अगर कोई प्रत्याशी, वो जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इससे ऊपर उठ करके, सारे दलीय मतभेदों से ऊपर उठ करके भी लोग समर्थन करते थे। लेकिन बहन जी ने कहा कि हम श्री रामनाथ कोविंद जी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर यह कह सकता हूं कि बहन जी की यह राजनीति अब फेल हो चुकी है कि लोगों को आपस में लड़ा करके और वो सफलता प्राप्त कर लेंगी। दलितों का केवल वोट लेना और उस दलित के वोट के आधार पर टिकटों को बेचना और उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकना, अगर यह प्रयास जो भी कर रहे हैं, चाहे साइकिल वाले और चाहे हाथी वाले, तो उनको यह मैं बताना चाहता हूं कि जनता की आंख में जितना धूल झोंकोगे उतना अधिक कमल का फूल खिलेगा। और 2019 में इस बार हम 73 नहीं, कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा कि 80 की 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने अपने संभाषण में कहा कि आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप व्यापारियों को मनाएं। मनाने की जिम्मेदारी क्यों दी गई, समझाने की क्यों नहीं दी गई? पूरे देश को तो आप जीएसटी समझा रहे हैं, व्यापारियों को मना रहे हैं, उस पर भी व्यापारी माने नहीं है, कुछ मैंने सुना। आपने मेरी बात को ठीक से शायद सुना नहीं। मैंने कहा व्यापारियों के साथ संवाद किया है हमने, और व्यापारियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, और एक दूसरे को मनाने का प्रश्न कहां से आया? व्यापारी के हित में हम काम करने जा रहे हैं, और जीएसटी के जो प्रावधान है वो ज्यादातर व्यापारियों के हित में है, ऐसा व्यापार मंडल ने कहा, मैंने नहीं। और व्यापार मंडलों ने जो कुछ विसंगतियां थी, उनका जिसपे आशंकाएं थी, उसके बारे में प्रश्न किया। ये हम लोग खुला संवाद रखे थे, संवाद कार्यक्रम हम लोग हर जिले में कर रहे हैं, और हर जिले में हमारे एक्सपर्ट्स जाते हैं और बताते हैं। हमारा एक एक मंत्री भी हर जिले में जा रहा है, और हर जिलों में हम लोग इस प्रकार की संगोष्ठियों को इसलिए कर रहे हैं कि तमाम चीजें थी, तमाम चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। व्यापारियों का उत्पीड़न का किसी ने फैला दिया, अब पता चला व्यापारियों के उत्पीड़न में हम लोगों ने कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं उसमें था। 2 करोड़ से ऊपर की कर अपवंचना के बाद दंड का प्रावधान है। अब 2 करोड़ जो कर अपवंचना करेगा, इसका मतलब है 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, और जो 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, इससे कितने लोग होंगे उत्तर प्रदेश में? शायद 10 या 15 लोग होंगे, बहुत से बहुत। पूरा गिनती गिनले तो जब जोड़ करा जा रहा था 115 लोग कुल दिखाई पड़ रहे थे जो इसके आसपास होंगे। तो व्यापारी को आप क्यों ऐसा समझते हैं कि वो करापंचन करेगा? व्यापारी कर देना चाहता है, ठीक है, व्यापारी चाहता है कि इंस्पेक्टर का राज्य समाप्त हो, उसका उत्पीड़न समाप्त हो, वो हम लोग कर रहे हैं। जनता के भी सवाल आएंगे कुछ ही देर में, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। दिनेश जी, जब चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में आपने कहा था कि अगर आपकी सरकार आई तो आप छात्रों को लैपटॉप देंगे, अब शिक्षा आपके पास है, अब तक 100 दिन के बाद लैपटॉप मिलना तो छोड़िए, तारीख भी नहीं मिली। देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको संपादित करने में कुछ समय लगता है, और अभी भी हमने मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपए दिया है। मैंने तो घोषणा से ज्यादा किया है। 147 जो मेधावी छात्र थे उनको हमने 1-1 लाख रुपए, और जो साथ में टैबलेट है वो भी दिया है। हम कोई भी संकल्प जो हमने किया है उससे हम पीछे जाने वाले नहीं है। संकल्प पत्र के एक जो वाक्य है उसको पूरा करना केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और हम कर रहे हैं। हम शिक्षा में एक गुणवत्तापरक परिवर्तन भी ला रहे हैं। हम केवल कंप्यूटर देके कंप्यूटर का संचालन भी ना कर सके विद्यार्थी, वो स्थितियां नहीं लाना चाहते। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शोध पीठों का निर्माण कर रहे हैं। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक कुलपति का सम्मेलन करके विभिन्न प्रकार की जो शिक्षकों के संदर्भ में विसंगतियां उनको दूर कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चले। दुखी मन से शिक्षक पढ़ा नहीं सकता,
और तनावयुक्त जो विद्यार्थी है वो पढ़ नहीं सकता। इन दोनों के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया है। शिक्षकों को वेतन के लिए, पदोन्नति के लिए, ट्रांसफर के लिए, पेंशन के लिए भटकना ना पड़े, इनके लिए हमने ऑनलाइन सर्विसेज को, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को, एक पारदर्शी व्यवस्था को हमने अपनाया है। और विद्यार्थियों के लिए हमने पाठ्यक्रमों को एनसीईआरटी पैटर्न पे हम अगले सत्र से 1 अप्रैल से जो हमारा शुरू होगा उसमें हम लागू करने जा रहे हैं। और 220 दिन की पढ़ाई सुनिश्चित हो। 220 दिन की पढ़ाई में 200 दिन पढ़ाई और 20 दिन जो नहीं आता उसको पढ़ाने का काम हो। व्यवसाय परक शिक्षा को हम उसके साथ में जोड़ रहे हैं। योग को हम अनिवार्य शिक्षा के रूप में, जो फिजिकल एजुकेशन है उसका पार्ट बना रहे हैं। हम साथ में एक शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण कर रहे हैं। समय से परीक्षा, समय से प्रवेश और समय से उसके परिणाम का निकलना। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न अन्य विभाग हैं उनको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो अन्य शिक्षा के मापदंड हैं उनको मिलाकर एक समग्र दृष्टि जो रोजगार का सृजन के अवसर पैदा कर सके वो हम ला रहे हैं। तो आप केवल लैपटॉप बांध दीजिए, टीचर पढ़ाने नहीं जाए। विद्यालय जर्जर पड़ा हुआ है। हम अटल उत्कर्ष योजना के माध्यम से विद्यालयों को हम उनको अच्छी तरीके से मरम्मत कराने जा रहे हैं। हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने जा रहे हैं। 166 मॉडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूलों को हम नए सत्र से लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझको लगता है कि सत्र के प्रारंभ में या थोड़ा सा अगर विलंब होता हम उसमें सफल होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं। जो घोषणा की थी उस घोषणा से कई गुना ज़्यादा काम हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। एक सवाल मेरे पास आया था कि आप लोगों ने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती पर आप जोर देंगे और सरकार आने के बाद अब आपका आंकड़ा कहता है कि 60,000 शिक्षक ज्यादा हैं। नहीं, शिक्षक बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, कई हजार शिक्षक कम है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा है उसमें लगभग 60,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगे जो शिक्षक हैं। वो उनकी जो अपनी वो है आवश्यकता है उससे ज़्यादा है। उनका समायोजन हम माध्यमिक शिक्षा के साथ में कैसे करें? शिक्षक हैं हमारे वहाँ पे हैं नहीं माध्यमिक में, उच्च में शिक्षा की कमी है। लेकिन प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती क्योंकि तमाम चीज़ को रेगुलाइज कर दिया गया था पहले, उससे एक एक्सेस टीचर्स उसमें आ गए थे। तो जहाँ पे टीचर की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम उनकी भर्ती करेंगे, जहाँ पर एक्सेस है उनका हम उपयोग करके दूसरी जगह समायोजन करेंगे। लेकिन शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। आपसे एक आखिरी सवाल, ये कहाँ से विधायक बनने वाले हैं आप चित्रा जानना चाहती हैं? हाँ, हम लोग जनता के लिए समर्पित होकर काम करने वाले लोग हैं और पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। समय समय पार्टी कार्यक्रमों को, कार्य को और संगठन में काम करने कहते हैं, संगठन चले जाते हैं। वो कहते हैं सरकार में काम करता है, सरकार में चले जाते हैं। वो कहेगी कि आपको विधायक लड़ना है तो विधायक लड़ेंगे, वो कहेगी कुछ और करना है तो कुछ और करेंगे। हम संगठन के हैं और संगठन जो आदेश देता है उसको करते हैं। केशव जी, आपकी फूलपुर लोकसभा खाली हुई है, उस पर सपा बसपा हाथ मिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्हें लगता है वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो जीत हासिल हो जाएगी। आपके हटने से इतना कमजोर हो जाएगा क्या मामला? पहले तो आपको आश्वस्त कर दूंगा, अभी खाली नहीं हुई है, खाली होना बाकी है। हाँ, मैंने यही कहा खाली होगी। ठीक है। दूसरा, जब खाली होगी तो मैं अगर ना हाथ मिला रहे हों तब भी मैं कहूँगा वो हाथ मिला करके आकर के हाथ मिला ले, और उनको यह ध्यान में आएगा कि धूल झोंकने वालों को चारों तरफ कमल का फूल दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां पर विजय प्राप्त करेगी। और जहां भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, क्योंकि यूपी की जनता भाजपा के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ, इसलिए हम विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 100 दिन में जो कामकाज आपने सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई हैं, अगली बार जब बैठें तो सभी काम पूरे हो चुके हों। जितने वादे आपने जिस डेडलाइन के साथ जनता के साथ किए थे वो आप सब पूरे कर चुके हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी आपको भी, केशव जी आपको भी, एबीपी न्यूज को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।